We are a bunch of atoms seeing a bunch of atoms on a bunch of atoms. देखो इस कोड को आप यदि पढ़ोगे एक बार तो आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अच्छा ज्ञान होगा। ये जो कोड है हमें बोलता है कि वी आर मतलब हम लोग क्या हैं, बंच ऑफ एटम्स है, मतलब एक एटम का गुच्छा है। हम लोग क्या है, पूरा शरीर हमारा क्या है, एक एटम का गुच्छा है कि नहीं? और हम लोग जो अपने चारों ओर चीजों को देख रहे हैं, हम लोग चारों ओर जो अपने चीजों अपने ओर जो भी चीज है उनको जो देखते हैं वो भी क्या है, एटम्स का गुच्छा है। कुछ भी आप देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, अपने लैपटॉप को देख रहे हो, दीवार को देख रहे हो, वो सब भी क्या है, एटम का एक गुच्छा ही है। ऑन अ बंच ऑफ एटम्स, कहां पे है ये सारी चीज, ये धरती पे है ये सारी, और ये धरती भी क्या है, एक एटम का तो गुच्छा ही है। तो ऑल इन ऑल यदि हम लोग बात करें केमिस्ट्री के भाषा से, यदि आप दुनिया को देखो तो बड़ा अजीब लगेगा आपको ये दुनिया, कि हम लोग बने हुए एटम से। हम लोग जो अपने चारों ओर चीज देखते हैं वो भी बनी हुई है एटम से, और ये जो सारे चीज है वो कहाँ पे है, धरती पे। ये धरती भी क्या है, एक एटम का गुच्छा ही है। तो केमिस्ट्री की दुनिया से ये संसार बड़ा वीड लगेगा आपको देखने। इस कोट के बाद यदि मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ, यदि एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि दुनिया में हर कुछ जो आप अपने चारों ओर देख रहे हो तो उसकी बेसिक एंटिटी क्या है, क्या से बना हुआ है, बता सकते हो? सर एटम से। एटम्स। एटम इज द बेसिक एंटिटी। बेसिक एंटिटी मतलब बेसिक बनाने वाली चीज है हर चीज को, बेसिक एंटिटी ऑफ ऑल मैटर। हर एक मैटर, आप अपने चारों ओर जितना भी मैटर देख रहे हो वो सब क्या की बनी हुई है, एटम की बनी, है ना? ये तो सच है। अब उसके मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, व्हाई देयर इज डाइवर्सिटी if everything made up of एटम। अब एक और क्वेश्चन है कि दुनिया में हर चीज तो बनी हुई है एटम से, एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम। जब दुनिया में हर चीज एटम से बनी हुई है तो दुनिया में हर चीज अलग क्यों है, चीजों में डाइवर्सिटी क्यों है, चीजों में प्रॉपर्टी क्यों है? हर चीज जब बना हुआ है एक चीज का तो चीजें अलग क्यों है, चीजों में प्रॉपर्टी में अलग क्यों है? ये मोबाइल आप जो देख रहे हो एटम का बना हुआ, या लैपटॉप जो देख रहे हो वो एटम का बना हुआ, हम एटम के बने हुए, ये पेन एटम का बना हुआ, दीवार एटम का बना हुआ, हर कुछ एटम का। पर हर चीज की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों है जब हर चीज एक ही चीज से बना हुआ है? एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग केमिस्ट्री में एक केमिकल इक्वेशन को अक्सर कोट करते हैं,
सपोज करो सोडियम है, ये सोडियम का फॉर्मूला है, सबको मालूम होगा। सपोज करो हमारे पास लोहा है, सपोज करो हमारे पास सोना है, गोल्ड, सबको मालूम है ना गोल्ड का फॉर्मूला Au होता है, सिल्वर का ये आयरन का है, सोडियम का Na। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सोडियम को यदि वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। सोडियम को यदि पानी में डाला जाए तो एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और आग तक पकड़, ठीक है। सोडियम को यदि पानी में डालोगे आप तो आग पकड़ लेता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो फास्ट रिएक्शन होती है और इतनी फास्ट होती है और इतनी हीट निकलती है कि इस रिएक्शन में आग भी पकड़ लेता है, जैसे फायर। वही आयरन को वाटर के कांटेक्ट में रखा जाए खुले हुए एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है? रस्टिंग। Sir, rusting. स्लो रस्टिंग होती है, स्लो रस्टिंग। नो सर। कोई रिएक्शन नहीं होगा गोल्ड का। Yes. तो मेरा बोलने का मतलब देखो सिंपल सी, ये तीन रिएक्शन दिखाने का पीछे का रीजन क्या है? मैं इन तीनों को सेम चीज से रिएक्ट करवा रहा हूँ और हर केस में कहानी कुछ और हो रही है। सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन कर रहा है, आयरन बहुत आस्ते आस्ते जंग लगता है उसमें, मतलब महीने 2 महीने जंग में लग ही जाते हैं, जंग लगने में मिनिमम। गोल्ड कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है पानी में, तो ऐसा क्या हुआ? पहले ये सोडियम भी बना हुआ है एटम का, आयरन भी बना हुआ है एटम से, गोल्ड भी बना हुआ है एटम से, तो तीनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस कहाँ से? तो यदि हम लोग इनके एटम्स के अंदर में जाते हैं, ओके, इस सब एटम की बनी है, सोडियम एटम की, आयरन एटम की, गोल्ड एटम की, एटम तक तो कहानी सेम है सबकी, हर चीज एटम की बनी है। पर जहां हम एटम के अंदर जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, कॉमा इलेक्ट्रॉन, कॉमा न्यूट्रॉन is different in different atoms। बड़ा सिंपल सा बात, आप सभी को मालूम है कि एटम में 3 मेन चीज होती है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि एटम के अंदर एक प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है एटम के अंदर में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और अलग अलग एटम में, अलग अलग एटम में ये तीनों पार्टिकल्स जो होती है वो डिफरेंट है। एक एटम में 3 चीज होती है मेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तो आपको मालूम ही है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना नंबर होगा सबका वो डिफरेंट होता है हर एक एटम। सोडियम का एटम उठाओगे तो आपको दिखेगा कुछ 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और कुछ 12 न्यूट्रॉन है। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। वहीं नियॉन, आपने नियॉन का नाम सुना है? नियॉन एक नोबल गैस है, मालूम है ना, सुना होगा, एक नोबल गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। ओके, इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 न्यूट्रॉन। देखो, तो नियॉन का यदि आप एक एटम लेते हो और सोडियम का एक एटम लेते हो, ओके,
तो सबके एटम में जो चीज है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, वो अलग अलग, और ये अलग रहने के कारण हर एक एटम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। तो जब हर एक एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उन एटम से जो चीज बन रही है वो भी डिफरेंट बन रही है। तो एटम तो सेम है, ये कहानी सबको समझ आ गई, बट सॉरी, एटम तक कहानी सेम है, ये सबको मालूम है, बट एटम के अंदर जहां हम एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक एलिमेंट की जो एटम होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट होती है। ओके, एटम डिफरेंट कैसी होती है? एटम जो चीज से बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, वो डिफरेंट है हर एक एटम के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ आ रही है कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि यदि आप जब तक एटम के अंदर में ना एंटर करो और एटम के अंदर के चीजों को अच्छे से ना समझो, तब तक आप चीजों की प्रॉपर्टी को अच्छा से नहीं समझ सकते, एकदम नहीं समझ सकते। जब तक आपको एटम के बारे में नहीं पता चलेगा सही से कि उस एटम के अंदर में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, तब तक आप कोई भी पर्टिकुलर चीज के प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं डिफाइन। ओके, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, चीजों की प्रॉपर्टी, चीजों की केमिकल रिएक्शंस आपको तभी समझ आएगी जब आप उसके अंदर के एटम के चीजों के बारे में आप अच्छे से पता कर सकते, जो हम लोग इस चैप्टर में देखें। ओके, एक्चुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ, या पहले इसको लिखो, इसको लिखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को एनी डाउट इस स्क्रीन में आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो जल्दी से 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। एनीथिंग? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े? यस सर। चलिए, मिटा दे रहे, सबने लिख लिया? हाँ ना? यस सर। चलिए, early attempts towards classification of atoms and molecules। चलो हम लोग एकदम पुराने जमाने में जाते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स का ज्ञान हमें कहां से हुआ। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग चलते हैं, देयर वाज अ इंडियन सेंट, ये इंडियन साधु बोलो, जिन्होंने, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, 500 बीसी की बात है। उस जमाने में इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिवाइडिंग पदार्थ
देखो इस पदार्थ शब्द का मतलब होता है हिंदी में मैटर को पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। मैटर, ओके। मैटर का हिंदी पदार्थ होता है। डिवाइडिंग पदार्थ, यदि आप मैटर को डिवाइड करते चल जाओ, विल गिव indivisible particles, देखो बोला जा रहा है कि डिवाइडिंग पदार्थ, यदि आप मैटर को डिवाइड करते हैं, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब और छोटा आप नहीं कर पाओगे, और उस पॉइंट पे आपको एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स मिलेगा। जो डिवाइड करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, एकदम छोटा पार्टिकल लास्टली मिलेगा, वो अब डिवाइड नहीं हो सकता, ओके। जिसे हम लोग बोलेंगे परमाणु, ओके। मतलब मैटर को जितना छोटा हो सके पॉसिबल आप डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपको ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु। और परमाणु को आज के मॉडर्न इंग्लिश में वी कॉल इट एज एटम, ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द था एटम बोलो या परमाणु बोलो, ये बहुत दिन पहले इंडिया में पता चल चुका, ओके। ये क्या था, मैटर को छोटा से छोटा, ये मैटर है ना, इसको छोटा बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा, इतना छोटा पार्टिकल मिल जाएगा कि आप फर्दर उसको बांट नहीं सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु या एटम इंग्लिश, ओके। फिर उसी पीरियड में, लगभग उसी समय में, एक और इंडियन सेंट थे जिनका नाम था फकुधा कत्यायामा। एक सेंट थे, ये भी एक साधु थे, जिनका नाम था फकुधा कत्यायामा। इन्होंने बोला परमाणु combines to give अणु, देखो फकुधा कत्यायामा ने कहा कि ये जो परमाणु होते हैं, बोले तो ये जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करती है, एटम्स आपस में कंबाइन करती है, ठीक है ना। दो एटम आए या चार एटम आया, आपस में कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद वो बना अणु। अणु का मतलब होता है इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स, ओके। फिर यही मॉलिक्यूल जो है पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी मैटर पड़ी हुई है सबको बनाया। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल शब्द का भी जो खोज है, या बोलो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रफ आइडिया हमें बहुत पौराणिक युग में ही मिल गया। क्या मिला था, कि एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना, ओके। तो कहीं ना कहीं उतना भी गलत नहीं है, लगभग सही ही है, ओके। तो इन सिंपल ये जो परमाणु शब्द था वो भी हमें पता चल गया, एटम जो एक मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, और ये सबसे छोटा पार्ट आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाता है, और वही मॉलिक्यूल्स फिर पूरी ब्रह्मांड में जितनी चीज है, या बोलो पूरी ब्रह्मांड में जो भी चीज मैटर है उसका निर्माण करता है, ओके। देयर इज वन मोर
कंट्रीब्यूशन इन 300 बोलो तो 400 BC के आसपास की बात थी। डेमोक्रिटस ने भी, ये ग्रीक थे, he was a Greek philosopher। तो इन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible particle called एटोमियम। अब देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत में ही ये सब बात हो रही थी, दुनिया में बहुत सारे लोग थे। ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसफर ने उस जमाने में बताया कि मैटर जो होती है वो बनी हुई है छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसे हम बोलेंगे एटोमियो। ओके, एटोमियो शब्द का मतलब होता है इंडिविजुअल। इस शब्द का मतलब होता है मींस इंडिविजुअल, और एटोमियो से ही तो एटम शब्द आया। ओके, एटोमियो से ही एटम शब्द आया। इस शब्द का मतलब होता है जिसे बांटा नहीं जा सकता। ओके, तो देखो उस पौराणिक जमाना में भी कहीं ना कहीं एटम से रिलेटेड बात हो रही थी, और महर्षि कन्नड़ ने जो बात बोला था वही वैसा ही कोई बात डेमोक्रिटस ने भी बोला, लगभग पूरी तरह सेम ही बात उन्होंने बोला कि मैटर बोले तो पदार्थ बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, जिनको हम बोलेंगे एटोमियो। ओके, और एटोमियो से ही आया एटम। ओके, तो ये सब जो सेंट्स बोलो या फिलोसफर बोलो, इन सब के बातों का कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं। एक और एक इंसान की बात होती है, एरिस्टोटल 350 BC में बोला था मैटर made up of 5 basic essences। और वो क्या कहते हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। नहीं, अब एरिस्टोटल ने कुछ अजीब सा बात किया 350 BC में। उन्होंने बोला कि मैटर मतलब जो भी दुनिया में चीज हम अपने चारों ओर देखते हैं वो बनी हुई है 5 बेसिक तत्वों से। जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। ये एरिस्टोटल ने बताया था एकदम स्टार्टिंग में कि हमारी शरीर जो बनी है 5 तत्वों से, या हमारे शरीर छोड़ दो, उन्होंने बोला था कि दुनिया की हर चीज बनी हुई है 5 तत्वों से। क्या क्या से? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। बट इनके थ्योरी को कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला, और इनकी कोई मतलब साइंटिफिकली तो इसकी कोई एविडेंस है ही नहीं। इसमें कुछ एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर कुछ है क्या? आग वाग है क्या? नहीं। तो इस थ्योरी को कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला, ये थ्योरी तो बिल्कुल फेलियर हो गई। और कहीं ना कहीं इन सब थ्योरी में गड़बड़ तो बहुत सारा है, बहुत सारा गड़बड़ है, पर इन लोगों ने कम से कम एक ऐसी चीज का बात किया, एटम तक पहुंच गए थे ये लोग। एटम तक पहुंच गए थे कि हाँ हर चीज एटम का बना हुआ, सही है। बट गलती इन लोगों ने किया था, इन्होंने बोला था कि एटम को फर्दर बांटा नहीं जा सकता, इंडिविजुअल पार्टिकल। इन्होंने भी यही बोला था इंडिविजुअल पार्टिकल, बट आज के दिन में आपको मालूम है कि आप एटम को बांट सकते हो, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, फर्दर सब डिविजिबल पार्ट्स, है ना। तो कहीं ना कहीं पुराने जमाने की बात थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, बिना कोई साइंटिफिक प्रूफ की फिलोसफिकली ये सब बात बोल देना। तो ये तो अगली कहानी थी। बट समय जैसे आगे बढ़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी,
Scientists differentiated between atoms and molecules. या ऐसे बोलो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। समय जैसे आगे बढ़ा और समय आगे बढ़ा, 18वां सेंचुरी का खत्म होते होते 18वें सेंचुरी का खत्म होते होते मतलब 1801 से पहले की बात हो, 1801 से पहले तक ही साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या होती है और कंपाउंड्स क्या होती है। 18वां सेंचुरी का खत्म होने से पहले ही इंसान को एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पता चल गया। और आप सभी को भी मालूम है एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच की डिफरेंस। एलिमेंट जो होती है वो सिर्फ एक प्रकार के एटम से बनी होती है और कंपाउंड जो होते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के एटम्स आपस में कंबाइन करती है फिक्स्ड रेशियो बाय मास, है ना। दो या दो से अधिक एटम आपस में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करती है, ये सिर्फ एक प्रकार के एटम से। अब साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या होती है, कंपाउंड्स क्या होती है, और साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी देखे जहां पे एलिमेंट्स एलिमेंट से कंबाइन कर रही है, एलिमेंट्स कंपाउंड से कंबाइन कर रही है, कंपाउंड भी कंपाउंड से कंबाइन कर रही है। तो साइंटिस्ट लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो गए इस बात में कि ये जो कंबाइन कर रहा है आपस में, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, या ये जो प्रोडक्ट बन रही है वो किन नियमों के तहत कंबाइन कर रही है, कोई नियम भी वो लोग फॉलो कर रही है क्या कंबाइन करने के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे और ये पता करने में जुट गए कि क्या ये एलिमेंट्स और कंपाउंड या कंपाउंड और कंपाउंड ही जब आपस में कंबाइन करती है तो कोई नियम के तहत कंबाइन करती है कि ऐसे ही कंबाइन। तो उस जमाने में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आए जिन नियमों को हमें इन चैप्टर में पढ़ना है। ओके गॉट इट। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे नियम को इन चैप्टर में कि किन नियमों के तहत एटम्स आपस में कंबाइन करती है या एलिमेंट्स क्या और कंपाउंड किस तरह आपस में रिएक्ट करती है और इस पूरी ब्रह्मांड को एक रूप दिया। ओके उन सारे नियमों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे इस चैप्टर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ लो, वरना कोई बेसिक इंपॉर्टेंस इन चीजों का नहीं है। बस आपके नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए कि पौराणिक युग में भी साइंस की बातें होती थी और लोग सोचते थे चीजों के बारे में, बट यहां तक की कहानी जो थी कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सारे फिलॉसफीज थे, इंसान का सोच था। ओके करेक्ट। तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे आप। सर बोलिए बेटा। सर एटम से भी सर छोटा सा एटमियो होता है सर। क्या बोलिए बेटा। सर एटम से भी सर छोटा सा एटमियो होता है सर। ये एटोमियो, हाँ बेटा एटोमियो ही को एटम बोलते हैं। एटोमियो ग्रीक में बोलते हैं, एटम इंग्लिश। ओके जैसे हिंदी में हम परमाणु बोलते हैं वैसे ही एटोमियो होंगे ग्रीक भाषा में। ठीक है आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए Yes, sir.
जो सबसे पहला सेट ऑफ लॉज आई थी कुछ, उन्हें हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, it is given by Anthony Lavoisier and Joseph Proust on the basis of certain experiments। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली दो सेट ऑफ लॉ है। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो सेट ऑफ लॉ जो आप लोग पढ़े होंगे अपने सिलेबस में, ठीक है, वैसे और हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो सेट ऑफ लॉ आप लोग पढ़ोगे अपने सिलेबस में, और वो लॉ जो दिया गया था वो एंटोनी लवोसियर और जोसेफ प्राउस के द्वारा दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, और उन एक्सपेरिमेंट्स के तहत, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन को देख के, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को देख के इन दोनों साइंटिस्ट ने कुछ नियम दिए। तो वो दो नियम है, पहला इट्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, and the second one is law of constant proportion। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? एंटोनी लवोसियर और जोसेफ प्राउस ने दिया था। पूछा जा सकता है कि ये जो नियम थे, ये नियम क्या प्योर एक थॉट थी कि कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस? ये पहली साइंटिफिक बेसिस वाली नियम थी। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस की साइंटिफिक कैलकुलेशंस थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में कौन कौन से दो नियम आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये वाला जो दिया गया था एंटोनी लवोसियर के द्वारा, पहला वाला लवोसियर ने दिया था और ये वाला जोसेफ प्राउस ने दिया। ओके, जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो और वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम लोग ये पहले नियम को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट हो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहले नियम को देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, ये तो आपको बता ही दिया। अब ये लोग बोलता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। स्टेट्स दैट मैटर can neither be created nor destroyed in any change। ये जो नियम एंटोनियो लेवोसियर ने दिया अपने शब्दों में, वो लॉ बोलता है कि दुनिया में बदलाव होती है चीजों में। बदलाव दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक होती है फिजिकल बदलाव और दूसरी होती है केमिकल बदलाव, केमिकल चेंज। अब भैया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, सबको मालूम होगा। फिजिकल चेंज में एक टेम्पररी चेंज होता है जिसमें सिर्फ साइज, डेंसिटी या कलर इत्यादि बदल सकती है, बट फिर से उसको रिवर्स किया जा सकता है एक टेम्पररी चेंज में। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होती है जिसमें नए प्रोडक्ट बनती है। इसमें फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं। तो क्या आपको मालूम है, इन डेप्थ हम लोगों ने पढ़ा है दूसरे चैप्टर। तो एंटोनियो लेवोसियर के हिसाब से किसी भी बदलाव में आप मैटर को ना ही बना सकते हो और ना ही बर्बाद कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बदलाव हो दुनिया में तो वहां पे मैटर ना तो बर्बाद होती है ना तो क्रिएट होती है, लेवोसियर के हिसाब से। ओके, तो चलो इस लॉ को यदि हम लोग थोड़ा इन डिटेल समझने की कोशिश करें कि ये लॉ बोलना क्या चाह रहा। सपोज करो आपके पास आइस को आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? melting, प्रोसेस कॉल्ड सर मेल्टिंग। Fusion. melting, तो आइस बनती है वाटर, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो सपोज करो, तो ये भी एक चेंज है, फिजिकल चेंज। सपोज करो आपने 1 kg वाटर लिया था और 1 kg आइस लिया था, तो जब मेल्ट होगा, मानो एक क्लोज्ड कंटेनर में आपने ये करवाया बदलाव, तो 1 kg आइस लिया तो पानी कितनी बनी? 1 kg Sir, 1 पानी नहीं kg। बनेगा ना, पानी गायब थोड़ी हो जाए। Yes। 1 kg पानी नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। और वाटर को भी आप और हीट देके भाप बना दो, उस भाप को भी आप क्लोज्ड ही कंटेनर में रखो, तो सारे भाप का वजन भी शायद 1 kg ही आए, शायद क्या सचमुच आए। तो यहाँ पे बदलाव हो रही है, पर मैटर नहीं बदल रहा। जितना मैटर आइस में था तब ना 1 किलो वजन था, उतना ही मैटर वाटर में है तब ना 1 kg वजन यहाँ पे है, उतना ही मैटर स्टीम में है तब भी 1 kg ही वजन। तो बोलने का मतलब है कि जितने पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे
उतनी ही पार्टिकल्स यहाँ भी है और उतनी ही पार्टिकल्स यहाँ। ओके, मैटर ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय। ये आप देख रहे हो फिजिकल। सपोज करो एक चलो केमिकल रिएक्शन ही देख लेते हैं हम। N2 plus O2 gives 2 molecules of NO। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन की 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए सपोज करो मैंने ये वाला लिया था 28 ग्राम, मान लो मैंने लिया था 28 ग्राम और ये लिया था 32 ग्राम। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो आप वजन करके देख लेना, वो बनती है 60 ग्राम की। ओके, बोलने का मतलब आप यदि इन दोनों को ऐड करते हो, जो चीज को आपने इनिशियली लिया है, स्टार्टिंग में जो चीज से रिएक्शन करवाया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के मैंने रिएक्शन करवाया, तो जो चीज को इनिशियली रिएक्शन में लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The substances taken initially is known as the reactant। जिस चीज को आप इनिशियली लेते हो, जिन चीजों को आप इनिशियली लेते हो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज फाइनली बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, ये वाली इसका भी डेफिनेशन लिख लो। रिएक्टेंट जो इंपॉर्टेंट है, द सब्सटेंस finally formed in a reaction is called as the product। ओके, जो फाइनल बनता है वो प्रोडक्ट है। अब देखो आप इन दोनों रिएक्टेंट के मास को ऐड करो, 28 और 32 कितनी हो, 60 ग्राम होगी। तो जितना वजन रिएक्टेंट का रिएक्शन से पहले था उन्हीं के मिलने से प्रोडक्ट बना है ना, तो उतना ही वजन प्रोडक्ट का भी रहेगा रिएक्शन। देखो 60 ग्राम पहले था रिएक्टेंट तो 60 ग्राम प्रोडक्ट भी बना। तो कहीं ना कहीं इस नियम को हम लोग एक दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली यदि बात की जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने सारे रिएक्टेंट्स रहेंगे उनके सारे के मास को ऐड कर दो, उनके मास को ऐड कर दो, will be equal to sum of mass of products। ओके, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके सबके मास को ऐड कर दो, सारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? इस लॉ के आधार पर बराबर होंगे, क्योंकि जितना मास मैंने पहले लिया था, जितना मैटर पहले लिया था, बाद में भी उतनी ही मैटर बनेगी। ओके, भले वो मैटर कोई और बने बट जो मास थी दोनों की वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सेम रहे। ओके, अंडरस्टूड? ये ध्यान नहीं है। Sum of mass of reactant will be equal to sum of mass of product। ओके, देखिए नाइट्रोजन कोई और चीज था, ऑक्सीजन कोई और चीज था, है ना? ये दोनों कंबाइन करके कोई और चीज बना, बट जो चीज बना उसमें यही दो चीज, भले कंपाउंड है तो इसका प्रॉपर्टी टोटली अलग है इस एलिमेंट से, है ना? नया चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक नई चीज है टोटली इससे और इससे, बट
जितनी मास इसकी है वो बराबर होगी इन दोनों, ओके, क्योंकि इन्हीं से मिलके बना है। अंडरस्टूड? तो यही कहानी है इस रिएक्शन की, मतलब इस लॉ की। जल्दी से आप इसको लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा इससे। कोई दिक्कत इस लॉ में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस वन, यू कैन आस्क मी। नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, जल्दी से लिख लो बेटा इसको, जल्दी से लिख लो, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम दे लो, आराम से देख लो। जितना मैटर पहले लोगे, मैटर का जितना वजन पहले होगा बाद में भी उतना ही होगा, ओके? क्योंकि मैटर को आप ना ही बना सकते हो ना ही बर्बाद कर सकते हो, है ना? जितना था उतना ही बना, ना तो मैंने बना सका कुछ एडिशनल, ना तो मैं कुछ हटा सका कुछ एडिशनल। और ऐसे भी जब देखोगे तो 2 नाइट्रोजन के एटम थे यहाँ पे, बाद में भी 2 ही नाइट्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम थे तो 2 ही ऑक्सीजन के एटम है ना, 2 ऑक्सीजन। बट दोनों कंबाइन कर गई है तो प्रॉपर्टी बदल गई है। हमें प्रॉपर्टी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ यही है कि वजन बराबर रहेगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, जो पहले लिया था और जो बाद में बनेगा, ओके? जल्दी लिख लीजिए इसको। मिटा दे, सबने लिख लिया? यस सर। जल्दी लिखिए। सर कंप्लीट हो गया। नहीं, बोला गया है कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन हो रही है नीचे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना अमाउंट बनेगा ये आपको बताना है। और ये भी बताना है किस लॉ के आधार पे आपने ये जवाब दिया। यदि फिलहाल तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे तो किसी का मास दिया नहीं हुआ, फिर भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ले तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 U। U होती है यूनिट मास की, एटम की वजन नापने के लिए 1 यूनिफाइड मास, या अभी आप समझ लो 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। AMU एटम की वजन नापने का यूनिट होता है। ओके, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, इस चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल ये जान लो कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। ओके, AMU यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट होता है एटम्स के वजन को बताने के लिए, एटम्स के मास को बताने, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU। तो यहाँ पे 4 है, है ना, 4 एटम है हाइड्रोजन, तो इसकी वजन हो जाएगी 4 AMU। ओके, और इसकी है 2, तो 32 AMU। और ये जो बन रहा है कितना बन रहा है, 2 into 1 into 2, 1 होती है 2 है, प्लस 16, है ना, प्लस 16। तो इसको आप करोगे तो 16 और 2 18, 18 और 2 36 AMU। कहीं ना कहीं आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 4 और 32 36 AMU की आप, है ना। अब ये बराबर आ रहा है, ये तो आपको पता ही चल गया बराबर ही आएगा, अलग तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ कि जितना मास आप रिएक्टेंट का पहले लोगे उतना जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाद में उतना ही बनेगा, ठीक है। तो किस लॉ को आप अपने आंसर में सपोर्ट करोगे, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अंडरस्टूड। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोलेगा ये 20 ग्राम लिए, 5 ग्राम लिए, मान लो बोलेगा 20 ग्राम लिए, 5 ग्राम लिए, प्रोडक्ट कितना होना, बस ऐड करके आपको आंसर। ओके, बट और कुछ कहानी आती है इसमें, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये तो आप समझ गए हैं जितनी रिएक्टेंट की मास उतनी प्रोडक्ट बनेगी, है ना, प्रोडक्ट बनेगी, अंडरस्टूड। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनिशियली जितना था बाद में भी उतना ही था। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है फिलहाल तो आप नहीं समझ पाओगे, हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं जहां पे एटम ही बदल जाती है पूरी तरह से, क्योंकि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो रिएक्टेंट लिए उन्हीं में एटम इधर उधर होता है और प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे Na और ऐसे कंबाइन किया NaCl और वाटर, है ना। केमिकल रिएक्शन ऐसे होता है कि जो रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट जो एटम का बना हुआ है, प्रोडक्ट भी उन्हीं एटम का बना हुआ होगा, बस एटम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और नई प्रोडक्ट बन जाती है, नया प्रोडक्ट। सोडियम क्या किया है, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और H2OH आपस में कंबाइन कर गया और वाटर बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स बस आगे पीछे होती है और नया प्रोडक्ट बना, बट न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे एटम ही बदलेगा, जैसे आपने मानो A लिया होगा तो प्रोडक्ट में कुछ B बन गया, कुछ और चीज बन गई। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, सोडियम है सोडियम है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। पर न्यूक्लियर रिएक्शन में नई चीजें, मतलब नया एटम आ जाता है, वो एटम खत्म हो जाता है, तो पढ़ोगे आप लोग बाद में, हटा दो, उसमें दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बट ये ध्यान देना ये नियम फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में ठीक लागू है, बट न्यूक्लियर चेंज में ये लागू नहीं होता। Okay, so this is all for today.